नमस्कार और स्वागत है आप सबका। नमस्कार। आज हम पीटर थियल की एक बहुत ही दिलचस्प किताब है 0 to 1 नोट्स ऑन स्टार्टअप्स और हाउ टू बिल्ड द फ्यूचर। इसके कुछ खास विचारों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास किताब के ही कुछ हिस्से हैं और कोशिश ये रहेगी कि भविष्य कैसे बनता है, इनोवेशन, स्टार्टअप्स, इन पर थियल के जो कुछ आप कह सकती हैं बुनियादी और हाँ कभी-कभी थोड़े अलग से लगने वाले विचार हैं, उनको समझें। बिल्कुल, और वो महत्वपूर्ण सच ढूंढें जिन पर ज्यादा लोग शायद सहमत ना हों। हाँ वही तो, चलिए सीधे वहीं से शुरू करते हैं। थियल एक सवाल पूछते हैं अक्सर जो मतलब सोचने पे मजबूर कर देता है। वो कौन सी महत्वपूर्ण सच्चाई है जिस पर बहुत कम लोग आपसे सहमत होते हैं? सुनने में तो आसान सा लगता है, पर इसका जवाब देना काफी मुश्किल है। आज हम इसी तरह के आइडियाज में गोता लगाएंगे। हाँ, ये सवाल बिल्कुल सही जगह चोट करता है कि हम सिर्फ जो है उसी को थोड़ा बेहतर कर रहे हैं या सच में कुछ बिल्कुल नया भूतपूर्व बना रहे हैं। सही। थियल की पूरी किताब इसी मौलिक चीज पर है, मतलब 0 to 1 की जो यात्रा है उसे समझने और समझाने की कोशिश। 0 to 1, हाँ, ये थियल के फलसफे का बिल्कुल केंद्र है। वो कहते हैं कि कारोबार में हर पल, हर मौका अनोखा होता है, वो दोबारा नहीं आता। अगला बिल गेट्स कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाएगा, है ना? या अगले लैरी पेज या सर्गे ब्रन वो कोई सर्च इंजन नहीं बनाएंगे। सही। उनकी नकल करना, उनसे सीखना नहीं है। जोर 1 से n जाने पर नहीं होना चाहिए। मतलब जो चीजें पहले से हैं बस उन्हीं की नकल करते रहना। हाँ, उसे फैलाना। हाँ, बल्कि 0 से 1 जाना, मतलब कुछ ऐसा बनाना जो पहले था ही नहीं। बिल्कुल। थियल इसे दो तरह की तरक्की या प्रगति से समझाते हैं। एक है जिसे वो कहते हैं क्षैतिज प्रगति, हॉरिजॉन्टल, हाँ। यानी 1 से n तक जाना। ये दुनिया में दो चीजें काम कर रही हैं, उन्हें बस फैलाना है। बिल्कुल। जैसे आपने एक टाइपराइटर बनाया, फिर उसकी लाखों कॉपियां बना दी। अच्छा। इसको आप वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन भी कह सकते हैं। ठीक है। दूसरी है ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल, गहन प्रगति, यानी 0 से 1 तक जाना। ठीक है। यह है कुछ पूरी तरह से नया करना। जैसे टाइपराइटर की जगह वर्ड प्रोसेसर बना देना। अच्छा। इसे ही थियल टेक्नोलॉजी कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि वो टेक्नोलॉजी को सिर्फ कंप्यूटर्स या डिजिटल चीजों तक ही नहीं रखते। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके लिए तो कुछ भी करने का कोई भी नया और बेहतर तरीका वही टेक्नोलॉजी है। सही। ये एक तरह का चमत्कार जैसा है, बिल्कुल, जो हमें कम चीजों से ज्यादा करने की ताकत देता है। बिल्कुल सही कहा। और उनका मानना है कि ये सिर्फ इंसान ही कर सकता है। हम सिर्फ दुनिया के दिए हुए ऑप्शंस में से चुनते नहीं हैं, बल्कि हम नई तकनीक बनाकर दुनिया को बदलने की, उसको दोबारा लिखने की ताकत रखते हैं। सुनने में तो ये शायद सीधी बात लगे, हाँ। पर आज की दुनिया में जहां नकल करना इतना आसान है, हाँ। वहां इस मौलिक सोच का महत्व शायद और भी बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा। तो ये 0 to 1 यानी कुछ एकदम नया बनाने की बात हुई। लेकिन थिल कहते हैं कि ये नई सोच आती कहाँ से है? शायद उसी सवाल से जो आपने शुरू में उठाया था। हाँ, वही सवाल। वो कौन सी महत्वपूर्ण सच्चाई है जिस पर बहुत कम लोग आपसे सहमत होते हैं? थियल मानते हैं कि इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है। एक तो दिमागी तौर पर मुश्किल है, क्योंकि स्कूल में हमें क्या सिखाया जाता है? वो ज्ञान जिस पे सब सहमत हो। हाँ, स्थापित ज्ञान। और दूसरा मनोवैज्ञानिक तौर पर भीड़ से अलग राय रखने के लिए हिम्मत चाहिए। टैलेंट शायद कम ना हो, पर साहस उससे भी कम होता है। और जो आम जवाब होते हैं वो क्यों काम नहीं करते? जैसे कोई कहे, अरे हमारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत है, या हमें पर्यावरण बचाना चाहिए। क्योंकि इन बातों पर तो ज्यादातर लोग पहले से ही सहमत हैं। ये कोई छुपी हुई सच्चाई थोड़ी है। अच्छा। थियल के हिसाब से एक अच्छा जवाब कुछ इस तरह का होता है। आमतौर पर लोग एक्स मानते हैं, लेकिन सच तो यह है कि एक्स का ठीक उल्टा सही है। ये वो पॉइंट है जहां आपकी सोच बाकियों से एकदम अलग हो जाती है। और थियल इसी विरोधाभासी सोच को भविष्य की प्रगति के दो मुख्य रास्तों पर लागू करते हैं। एक तो वैश्वीकरण यानी 1 से n, और दूसरा टेक्नोलॉजी यानी 0 से 1। और यहीं पर उनका अपना, थियल का अपना विरोधाभासी जवाब आता है। वो कहते हैं, ज्यादातर लोग मानते हैं कि दुनिया का भविष्य ग्लोबलाइजेशन से तय होगा, लेकिन सच ये है कि टेक्नोलॉजी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों? उनका तर्क सीधा है। बिना नई टेक्नोलॉजी के ग्लोबलाइजेशन हमें टिकाऊ विकास नहीं देगा, बल्कि शायद विनाश की ओर ले जाएगा। सोचिए, अगर चीन या भारत जैसे देश सिर्फ आज की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके
पश्चिमी देशों जैसा लाइफस्टाइल अपना लें तो पर्यावरण का क्या होगा? हाँ, ऊर्जा की खपत, प्रदूषण सब आसमान छू जाएगा। सिर्फ पुरानी चीजों को दुनिया भर में फैलाते रहना वो सस्टेनेबल नहीं है। हमें बेहतर नई तकनीक चाहिए, यानी 0 से 1 वाली तरक्की। ये बात तो वाकई सोचने वाली है। हम अक्सर ग्लोबलाइजेशन को ही तरक्की का मुख्य इंजन मान लेते हैं। हाँ, मान लेते हैं। थियल हमें याद दिला रहे हैं कि देखिए 18वीं सदी से लेकर 1970 तक टेक्नोलॉजी में जबरदस्त उछाल आया था, लेकिन उसके बाद आईटी को छोड़ दे तो हाँ, आईटी को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में तरक्की की रफ्तार धीमी हुई है। वो भविष्य जो हमारी पिछली पीढ़ियों ने सोचा था, भाई चांद पर छुट्टियां मनाएंगे, सस्ती ऊर्जा होगी, उड़ने वाली कारें, हाँ, वो सब अपने आप नहीं आया। बिल्कुल नहीं। और इसीलिए आज चुनौती है उन नई तकनीकों की कल्पना करना और उन्हें बनाना जो 21वीं सदी को सच में 20वीं सदी से बेहतर बना सकें। और थियल के मुताबिक ये नई तकनीकें अक्सर आती कहाँ से हैं? स्टार्टअप से। बड़ी जमी जमाई कंपनियां क्यों नहीं? उनमें तो रिसोर्स ज्यादा होते हैं। थियल का तर्क है कि बड़ी कंपनियां अक्सर धीमी पड़ जाती हैं। उनमें ना जोखिम लेने से हिचक होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है। सही बात है। नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी इतनी बढ़ जाती है कि कई बार ऐसा लगता है कि काम करने का दिखावा करना असल में काम करने से ज्यादा से स्ट्रैटेजी है। अच्छा। इसके उलट एक स्टार्टअप क्या है? थियल कहते हैं ये लोगों का सबसे बड़ा समूह है जिसे आप भविष्य के लिए एक अलग योजना पर सहमत करा सकते हैं। मतलब एक मिशन पे? हाँ, एक मिशन पर। उनकी सबसे बड़ी ताकत है नई सोच की क्षमता, और उनका छोटा आकार वो उन्हें तेजी से काम करने और सोचने की आजादी देता है। तो थियल की किताब कोई रेसिपी बुक नहीं है कि भाई ये स्टेप्स फॉलो करो और सफल स्टार्टअप बना लो? नहीं, बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकती। क्योंकि हर इनोवेशन, हर नई चीज अपने आप में नई और अनोखी होती है। उसका कोई तय फॉर्मूला नहीं हो सकता। मैं भविष्य के बारे में अपनी जो बनी बनाई धारणाएं हैं उन पर सवाल उठाएं, उन्हें शून्य से दोबारा सोचें। बनी बनाई धारणाओं पर सवाल उठाना। थियल इसके लिए एक दिलचस्प तरीका बताते हैं। वो कहते हैं कि किसी लोकप्रिय भ्रम को पहचानिए, हाँ, और उसके पीछे छुपी हुई विरोधाभासी सच्चाई को खोजिए। बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा उदाहरण शायद वो 90s के दशक के आखिर का .com बबल है। हाँ, वो दौर जब इंटरनेट का भविष्य तो बहुत सुनहरा दिख रहा था, लेकिन लगता है समझदारी ने थोड़ी छुट्टी ले ली थी। उस समय का भ्रम क्या था? यही कि कंपनियों को मुनाफा कमाने की जरूरत ही नहीं है। कमाल है। बस आपकी वेबसाइट पर कितने लोग आ रहे हैं, पेज व्यूज कितने हैं, या भविष्य में आप कितने बड़े बन सकते हैं, बस यही मायने रखता था। पैसे गंवाना मतलब भविष्य में निवेश करना माना जाता था। ये तो आज सुनने में ही कितना अजीब लगता है। बिल्कुल। और थियल कहते हैं कि उस बबल के फटने के बाद जो सबक सीखे गए ना, हाँ, वो आज भी हमारी सोच पर हावी हैं। हाँ, और शायद गलत तरीके से हावी हैं। इसलिए अगर हमें आज साफ साफ सोचना है तो उस दौर को और उससे निकले जो नतीजे थे, उनको ठीक से समझना होगा, उन पर सवाल उठाने होंगे। तो चलिए थोड़ा सा उस दौर को याद करते हैं। हम 90 के दशक को अक्सर एक बड़े आशावाद और समृद्धि के दौर की तरह देखते हैं, है ना? खासकर इंटरनेट के आने की वजह से। हाँ, देखते तो हैं, लेकिन थियल हमें याद दिलाते हैं कि उस दशक की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं थी। बर्लिन की दीवार गिरने का जो उत्साह था वो जल्दी ही ठंडा पड़ गया था। अच्छा। 99 में मंदी आई थी, रिकवरी बहुत धीमी थी, दुनिया भर में भी चिंताएं थी। सोमालिया में क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन से नौकरियों के जाने का डर, यहाँ तक कि सिलिकॉन वैली भी थोड़ी सुस्त थी। जापान सेमीकंडक्टर में आगे निकलता दिख रहा था। फिर आया इंटरनेट, नेटस्केप जैसे ब्राउजर आए, और अचानक आम लोगों के लिए वेब खुल गया। हाँ, वो एक बड़ा मोड़ था। और नेटस्केप का आईपीओ, मतलब जब कंपनी पहली बार अपने शेयर पब्लिक को बेचती हैं, वो अगस्त 1995 में आया। कंपनी घाटे में थी, फिर भी शेयर बाजार में जबरदस्त हिट हुई। हाँ, ये चौंकाने वाला था। फिर याहू, अमेज़न, उनके आईपीओज ने भी यही कहानी दोहराई। यहाँ ये समझना जरूरी है कि दुनिया के बाकी हिस्सों में क्या चल रहा था। 1997 में पूर्वी एशिया में वित्तीय संकट आया, 1998 में रूस में रूबल संकट। हाँ, वो LTCM वाला मामला भी था। बिल्कुल। लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट, एक बड़ा अमेरिकन हेज फंड, वो डूब गया। उसे बचाने के लिए फेडरल रिजर्व को आगे आना पड़ा। यूरोप में नया नया यूरो आया था, वो भी संघर्ष कर रहा था। तो मतलब पुरानी अर्थव्यवस्था थोड़ी डामाडोल लग रही थी। हाँ, ऐसे माहौल में इंटरनेट और उसकी नई अर्थव्यवस्था ही एकमात्र उम्मीद की किरण जैसी नजर आ रही थी। सारा पैसा वहीं जा रहा था। और फिर आया वो उन्माद का दौर, लगभग सितंबर 1998 से मार्च 2000 तक, करीब 1.5 साल। हाँ, वो पागलपन का दौर था। सिलिकॉन वैली में जैसे सोने की दौड़ मची हुई थी, हर हफ्ते नई कंपनियां खुल रही थीं, महंगी पार्टियां हो रही थीं, लोग रातों रात कागजों पर करोड़पति बन रहे थे। सुना है लोग अपनी अच्छी भली नौकरियां छोड़ रहे थे। हाँ, अच्छी खासी नौकरियां छोड़कर इन नई नवेली इंटरनेट कंपनियों में जा रहे थे।
थियल मजाक में बताते हैं कि उनका एक जानने वाला 1999 में एक साथ 6 कंपनियां चला रहा था। 6 कंपनियां एक साथ? बाप रे। थियल खुद उस समय पेपैल चला रहे थे। उनका अपना अनुभव कैसा था इस माहौल में? वो कहते हैं कि वो डरे हुए थे, इसलिए नहीं कि उन्हें अपनी कंपनी पर भरोसा नहीं था, अच्छा। बल्कि इसलिए कि वैली में हर कोई किसी भी अजीबोगरीब आइडिया पर विश्वास करने को तैयार बैठा था। पेपैल का मिशन तो बहुत बड़ा था, डॉलर की जगह एक नई इंटरनेट मुद्रा बनाना। खैर, उनका पहला प्रोडक्ट तो चला नहीं, फिर उन्होंने ईमेल से पैसे भेजने का तरीका निकाला। और ग्राहक कैसे बनाए? उनकी वो रणनीति तो काफी मशहूर हुई थी, $10 वाली। हाँ, वही। उन्होंने नए ग्राहकों को जोड़ने के लिए $10 दिए, और अगर आप किसी दोस्त को लाते हैं तो $10 और। अरे वाह! इससे ग्राहक तो तेजी से बढ़े, लाखों में पहुंच गए, लेकिन कंपनी का पैसा भी उतनी ही तेजी से चल रहा था। ये तो टिकाऊ नहीं लग रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं था। पर उनके पास कमाई का एक साफ रास्ता था, हर लेन देन पर एक छोटा सा शुल्क लेना। और उन्हें अंदाजा था कि ये जो इंटरनेट का बुलबुला है, ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जल्दी से पैसा जुटाने का फैसला किया, फंडिंग उठाने का। फरवरी 2000 में एक अखबार ने पेपैल की कीमत $500 मिलियन आकी थी। मार्च 2000 में उन्होंने $100 मिलियन की फंडिंग उठाई। इतनी जल्दी? हाँ, माहौल ऐसा था कि एक निवेशक ने तो बिना सारे कागजात देखे ही $5 मिलियन भेज दिए। और जैसी ये फंडिंग पूरी हुई, बूम, नैस्डैक, जो टेक कंपनियों का मुख्य स्टॉक एक्सचेंज है, वो गोता खा गया। बुलबुला फट चुका था। मार्च 2000 में नैस्डैक 5000 के ऊपर था, और 2 साल बाद अक्टूबर 2002 तक वो गिरकर 1100 के करीब आ गया। सोचिए, कितना बड़ा फॉल था। जाहिर है इसका असर बहुत गहरा हुआ होगा। बहुत गहरा। इस क्रैश को 90 के दशक का जो टेक आशावाद था, उसके खिलाफ एक सबक की तरह देखा गया। सोच ही बदल गई। कैसे? मतलब भविष्य एकदम अनिश्चित सा लगने लगा। ग्लोबलाइजेशन फिर से मुख्यधारा की सोच बन गया। टेक्नोलॉजी की जगह उसने ले ली। निवेशकों ने ईंटों में, मतलब रियल एस्टेट में, और ब्रिक्स देशों में, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, यानी ग्लोबलाइजेशन पैसा लगाना शुरू कर दिया। और उसी ने अगले यानी रियल एस्टेट बबल की नींव रखी। और सिलिकॉन वैली ने इस क्रैश से क्या सीखा? थियल कहते हैं कि 4 बड़े सबक निकले जो आज भी बहुत असर रखते हैं। हाँ, और ये सबक आप सुनेंगे तो बहुत जाने पहचाने लगेंगे। पहला, बताइए। छोटे धीरे धीरे कदम उठाओ, बड़े विजन खतरनाक हो सकते हैं, इंच इंच आगे बढ़ो। दूसरा, लीन और लचीले रहो, मतलब कोई पक्की योजना मत बनाओ, बस चीजों को आजमाओ, प्रयोग करो। एंटरप्रेन्योरशिप एक अनिश्चित प्रयोग है। तीसरा, प्रतिस्पर्धा में सुधार करो, मतलब किसी मौजूदा बने बनाए बाजार में उतरो और जो पहले से खिलाड़ी हैं उनसे बस थोड़ा सा बेहतर कर दो। और चौथा, सिर्फ उत्पाद पर ध्यान दो, बिक्री पर नहीं। अगर आपका प्रोडक्ट वाकई अच्छा है तो उसे मार्केटिंग या सेल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप फैल जाएगा, वायरल हो जाएगा। ये तो आजकल स्टार्टअप्स की दुनिया में मंत्र की तरह है, लीन स्टार्टअप, MVP वगैरह। बिल्कुल। लेकिन थियल इन पर सवाल उठाते हैं। यहीं पर थियल सबसे ज्यादा विरोधाभासी, मतलब कॉन्ट्रेरियन हो जाते हैं। उनका मानना है कि ये सबक शायद गलत हैं या कम से कम अधूरे जरूर हैं। अच्छा, और वो इनके ठीक विपरीत सिद्धांत पेश करते हैं। क्या है वो? पहला, छोटे कदमों से बेहतर है साहस। मामूली चीज पर काम करने से अच्छा है किसी बड़ी साहसिक चीज का जोखिम उठाना। ठीक है। दूसरा, बुरी योजना भी बिना योजना के होने से बेहतर है। बिना दिशा के भटकने से अच्छा है कि आपके पास एक योजना हो, भले ही वो एकदम परफेक्ट ना हो। तीसरा, प्रतिस्पर्धा मुनाफे को खत्म कर देती है। भीड़ भरे बाजारों में जाने से बचो। लक्ष्य होना चाहिए एकाधिकार बनाने का, मोनोपोली बनाने का, जहां आप कुछ ऐसा अनूठा कर रहे हो जो कोई और नहीं कर रहा। और चौथा, बिक्री भी उत्पाद जितनी ही महत्वपूर्ण है। दुनिया का सबसे अच्छा उत्पाद भी अपने आप नहीं बिकता, उसे बेचने की कला, उसकी रणनीति, वो भी उतनी ही जरूरी है। वाह! तो उनका मानना है कि बबल के बाद जो सबक सीखे गए वो असल में डर से पैदा हुए थे और उन्होंने महत्वाकांक्षा को, एम्बिशन को कम कर दिया। हाँ, ये तो पूरी स्थापित सोच को सीधी चुनौती है। हाँ, थियल का निचोड़ यही है कि 19 के दशक के अंत में अहंकार भले ही थोड़ा ज्यादा था, लेकिन लोगों में ये विश्वास भी था कि वो बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए नई तकनीक बना सकते हैं। मार्च 2000 का वो शिखर पागलपन का था, पर शायद वो भविष्य की जरूरतों और क्षमताओं को लेकर एक स्पष्टता का भी पल था। हमें आज भी उस तरह की हिम्मत वाली सोच और नई तकनीक की जरूरत है। हाँ। अगली पीढ़ी की महान कंपनियां बनाने के लिए
हमें शायद क्रैश के बाद बने इन घिसे पिटे नियमों, इन डॉगमास से आगे बढ़ना होगा। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि इन स्थापित नियमों का ठीक उल्टा करना ही हमेशा सही होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। थियल का मुद्दा आंख बंद करके विरोध करना नहीं है। उनका असली संदेश है अपने लिए सोचो। अपने लिए सोचो। हाँ, भीड़ के साथ जाना या भीड़ का सिर्फ विरोध करना, दोनों ही बिना सोचे समझे हो सकते हैं। असली चुनौती है स्वतंत्र रूप से सोचना। सवाल ये है कि हम आज बिजनेस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, उसका कितना हिस्सा अतीत की किसी गलती पर हुई एक गलत प्रतिक्रिया मात्र है। तो आज की इस चर्चा से हमने पीटर थियल के 0 to 1 के नजरिए से कुछ अहम बातें समझी। असली इनोवेशन मतलब 0 से 1 जाने का महत्व, हाँ, भविष्य को गढ़ने में टेक्नोलॉजी की जो केंद्रीय भूमिका है वो, और क्यों स्टार्टअप्स अक्सर नई सोच के लिए ज्यादा अच्छी जमीन होते हैं। बिल्कुल। हमने ये भी देखा कि कैसे .com बबल जैसे जो बड़े ऐतिहासिक अनुभव होते हैं, वो हमारी सोच को कैसे ढालते हैं। हाँ, और थियल क्यों उन अनुभवों से निकले सबकों पर सवाल उठाने की हिम्मत करने को कहते हैं। प्रतिस्पर्धा से बचकर एकाधिकार बनाने और बड़ी साहसिक योजनाओं पर काम करने का उनका जोर, वो वाकई पारंपरिक सोच से काफी हटकर है। तो श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। क्या थियल का ये 0 to 1 का सिद्धांत और बनी बनाई मान्यताओं को चुनौती देने का नजरिया सिर्फ टेक स्टार्टअप्स तक ही सीमित है, या जीवन में, समाज में काम करने के दूसरे तरीकों पर भी ये लागू हो सकता है? या फिर ये सोचें आज की कौन सी ऐसी बेस्ट प्रैक्टिस या आमतौर पे मानी जाने वाली धारणा है जो शायद भविष्य में जाकर पता चले कि वो किसी पिछली गलती पर आधारित एक जरूरत से ज्यादा बड़ी प्रतिक्रिया थी। सोचने के लिए काफी कुछ है। बिल्कुल। आज हमारे साथ इस विचार यात्रा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है आपको पीटर थियल के कुछ उत्तेजक विचारों की एक झलक जरूर मिली होगी।